बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे बात करते हैं इम्पोर्टेंस एंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस की सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो नंबर वन बात करते हैं, हम अपनी बॉडी से स्टार्ट करते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट जो है वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और ये जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं ये किस नेचर के होते हैं। ये हमारे पास एक्चुअली जो है वो केमिकल इन नेचर जो है ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, और ये हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। जितने भी हमारे पास बॉडी में रिएक्शन होंगे ये हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे। अगर देखते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से जो है वो कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इन रिएक्शंस में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करती हूँ अपने एंजाइम्स, देखा होगा एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होते हैं बॉडी में। इसके अलावा लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि हमारे पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को आगे जो है वो ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में विटामिन होते हैं और प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। और इनकी वजह से जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। देन हम बात करते हैं, ये तो इसका हो गया फर्स्ट यूज़ या इसकी फर्स्ट इम्पोर्टेंस होगी। देन सेकंड की बात करते हैं कि हमारे पास ये कहाँ पे यूज़ होती है। ये हमारे पास फूड में बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। ख़ासतौर पर हम जो प्रोटीन्स लेते हैं ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो ले रहे होते हैं ये हमारे पास जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फैट्स जो खा रहे होते हैं ये सारा जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी का एक जो है वो मेजर पोर्शन जो है वो कवर कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो बॉडी को फेस करना पड़ती हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट मेडिसिन्स में भी यूज़ होते हैं, और मेडिसिन्स के अलावा ये क्लॉथिंग वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हमारे जो क्लॉथिंग के थ्रेड्स बनते हैं तो ये थ्रेड्स क्या होते हैं, एक्चुअली ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। देन हम इसके फोर्थ यूज़ की बात करते हैं कि हमारे पास प्लास्टिक इंडस्ट्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा मिक़दार में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं सिंथेटिक रबर जो है ये आपने बहुत ज़्यादा जगहों पे देखी होगी। टायर्स होते हैं डिफरेंट, इवन के ये मार्कर बना हुआ है। डिफरेंट केबल्स की जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, ये सारी किससे बनी हुई होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से होते हैं। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स का क्या काम होता है, जैसे कि खुराक को अगर हमने काफ़ी देर के लिए उसे रखना है कि वो ख़राब ना हो, प्रिजर्व करना है, तो इसके लिए प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा आपके घरों में जितने भी पेंट्स हुए होते हैं, वार्निश है, ये सारे क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। इसके अलावा अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो जितने भी फाइबर्स वगैरह बनते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में हमारे पास फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं। और फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं जो कि हमारे पास उसकी क्रॉप की एफिशिएंसी को या यील्ड को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फर्टिलाइज़र्स भी हमारे पास किससे होते हैं, ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट जो है वो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स किस लिए होते हैं, डिफरेंट पेस्ट को मारने के लिए। जैसे कि वीड्स हैं, हमारे पास डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं खेतों में, तो उन्हें मारने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स एंड डाइज जो होते हैं ये सारे भी ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही हासिल किए जाते हैं। यहाँ तक तो इसकी इम्पोर्टेंस की बात होगी। नाउ हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज क्या क्या हैं, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम हासिल कहाँ से कर सकते हैं। तो इसके
सोर्सेज की बात करते हैं तो इसके सोर्स पहले भी मैं बता चुकी हूँ। नंबर 1 सोर्स की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने इसकी जो है वो पुरानी जो है वो डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें भी पढ़ा था कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से हासिल किए जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स से हासिल किए जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, ये हम दालों वगैरह से हासिल करते हैं। प्रोटीन्स हम जो है एनिमल्स के जो है वो गोश्त वगैरह से हासिल करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। तो ये तो हमारे पास है। इसके अलावा हम फाइबर्स हासिल करते हैं। तो फाइबर जो है वो कहाँ से हासिल करते हैं, अगर आपने कॉटन देखा हो तो ये हमारे पास सेलुलोज होता है, जो कि हमारे पास प्योर फॉर्म में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। ये तो हम इसे हासिल करते हैं खाने के लिए चीज़ें, लेकिन अगर प्लांट्स या एनिमल का डिके हो जाए तो इससे भी हम डिफरेंट चीज़ें हासिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि कोल है, नेचुरल गैस, इसके अलावा हम पेट्रोलियम वगैरह जो है ये भी इससे हासिल कर सकते हैं। सेकंड जो इसका सोर्स आ जाता है, इसे कहेंगे हम लोग कोल, कि कोल हम इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कैसे हम ले सकते हैं। तो ये हमारे पास कोल क्या होता है, ये हमारे पास ब्लैक कलर का जो है सॉलिड मटेरियल होता है, जो कि ख़ासतौर पर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये फ्यूल किस तरह बनता है कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्लांट्स जो हैं वो डिके हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, तो वो अगर ज़मीन के अंदर बरीड हो जाएं या उसके अंदर दब जाएं तो तकरीबन 500 मिलियंस ईयर जो है वो उसे लगेंगे ज़मीन के अंदर दबने में। देन वो हमारे पास क्या है, केमिकल और बैक्टीरियल एक्शन के ज़रिए किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पीट में। तो यहाँ पे मैं इसकी जो है वो एक फ्लो शीट ही कहते हैं, हम डायग्राम इसकी बना लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, वुड होती है, वुड का क्या हो जाता है, डिके हो जाता है। और इस डिके के नतीजे में हमारे पास क्या होता है, जब ये ज़मीन के अंदर बरीड होती है तो यहाँ पे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और केमिकल रिएक्शंस किसकी वजह से हो रहे होते हैं, जब हमारे पास हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। तो ये हमारे पास बैक्टीरियल एक्शन भी इसमें हो रहा होता है। बैक्टीरियल एक्शन और हमारे पास जो है वो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ये वुड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हमारे पास पीट में कन्वर्ट हो जाएगी। पीट जो है ये ज़मीन के अंदर जो है वो चली जाती है और यहाँ पे इसके ऊपर क्या अप्लाई होता है, इसके ऊपर अप्लाई होता है हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर क्यों होता है, क्योंकि जब ये ज़मीन के अंदर दब जाती है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, इसके ऊपर हाई हो जाता है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो मटेरियल भी जमा होना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि इस पर हाई प्रेशर भी अप्लाई होता है। जब ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो है जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी लिग्नाइट में। लिग्नाइट बाद में इसके ऊपर मज़ीद प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जाए तो मज़ीद प्रेशर अप्लाई करने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बिटुमिनस कॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। कोल में कन्वर्ट हो जाएगी। देन इस कोल के ऊपर हम मज़ीद जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो इसके ऊपर मज़ीद प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी जो है एंथ्रासिन में, एंथ्रासाइट। और जब ये एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसके बाद ये हमारे पास किस में चली जाएगी, ये हमारे पास कोल बन जाएगा। और इस कोल को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इस कोयले को हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। और इसकी जो है इस कोयल की अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में हमारे पास जो है वो डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि इसकी अगर हम लोग इसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्यों कहा जाता है,
क्योंकि हमारे पास ये जो डिस्टिलेशन होती है ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, या इन द एब्सेंस ऑफ एयर होती है। तो अगर कोई भी डिस्टिलेशन जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगी तो इसे हम लोग कहेंगे ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में हमारे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर रखा जाता है वो हमारे पास 500 to 600 डिग्री रखा जाता है, और एयर जो है वो एब्सेंट होती है। तो इसके नतीजे में ये तीन चीज़ें हमें देती है। नंबर 1 हमारे पास क्या आ जाता है, कोल गैस आ जाती है। नंबर 2 क्या आ जाता है, कोल तार आ जाता है। एंड नंबर 3 जो है इसे हम कहते हैं कोक। और ये जो कोक है ये हमारे पास प्योर फॉर्म में ईंधन के तौर पर यूज़ होती है। कोल गैस जो है ये डिफरेंट इंडस्ट्री में जो है या पावर स्टेशंस में जो है वो यूज़ होती है। लेकिन जो हमारे पास कोल तार है, कोल तार में से हम फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में जियोलॉजिकल सर्वे की अगर बात करते हैं तो हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन 184 बिलियन टन जो है वो प्रोडक्शन होती है कोयला की। तो ये हमारे पास पाकिस्तान की प्रोडक्शन है। और इसी वजह से हमारे पास गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऐसी बनाई जाए जहाँ पे हमारे पास कोल बेस्ड जो होते हैं पावर प्लांट्स लगाए जाए। तकरीबन 80% जो है वो कोल ब्रिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है या ईंटें बनाने की भट्टियों में यूज़ होता है। बाकी जो थोड़ा बहुत है वो डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ होता है। तो हमारे पास सिंध कोल अथॉरिटी जो है ये जो है मिनरल डेवलपमेंट के तौर पर काम कर रही है। पाकिस्तान में भी पंजाब में, बलूचिस्तान में, NWFP में ये सारे जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि हमारे पास पावर जनरेशन जो है वो प्लांट्स लगाए जाएं और इसकी मदद से हम लोग जो है वो कोल का इस्तेमाल करें। देन हमारे पास आ जाती है नेचुरल गैस आ जाती है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि नेचुरल गैस जो है वो कहाँ से और कैसे हासिल की जाती है। तो नेचुरल गैस जो है वो गैस है जो हम लोग घरों में खासतौर पर खाना वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये गैस हमारे पास क्या होता है, ये गैस हमारे पास मिक्सचर होती है, और मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। इसमें लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे, जो हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो है वो मीथेन जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेशन जो है वो प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो यूनिट होता है अल्केन्स का। तो ये हमारे पास जो होते हैं इसकी जो फर्दर डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन जो है ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन के नतीजे में क्या हमारे पास बन जाती है, नेचुरल गैस बन जाती है। अब बात आ जाती है कि नेचुरल गैस को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो हम इसे पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं कि पावर के तौर पर आप जनरेट करने के लिए, अगर आप घरों की बात करते हैं तो हम हीट लेने के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में एज अ जो है वो फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसे कहाँ पे यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारे पास नेचुरल गैस आ जाएगी। ना हम इसके जो है वो लास्ट की बात करते हैं कि लास्ट पे हम इसे कहाँ से हासिल कर सकते हैं। लास्ट पे हम इसे पेट्रोलियम से हासिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेट्रोलियम की बात करते हैं। ना हम यहाँ पे पेट्रोलियम की बात करते हैं कि पेट्रोलियम से हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पेट्रोलियम की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पेट्रोलियम। रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम। तो ये हमारे पास मिनरल ऑयल की रिफाइंड फॉर्म है जो कि कहाँ से हासिल होता है, हमारे पास बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बिटवीन दी सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो हमारे पास होता है कि मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है। उसके नतीजे में हमारे पास क्या हासिल होता है, पेट्रोलियम हासिल होता है। अगर हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग जो है ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे होती है, तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि
रिफाइनिंग क्या होती है? री मीन दोबारा, फाइन उसे ठीक करना, मतलब कि पेट्रोलियम जो कि हम ज़मीन से हासिल करते हैं वो हमारे पास क्रूड फॉर्म में होता है। क्रूड फॉर्म का मतलब है कि ये हमारे पास रॉ मटेरियल है और ये किस कलर में होता है? ये हमारे पास ब्लैकिश जो होता है ये लिक्विड होता है, और ब्लैकिश लिक्विड को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्रूड ऑयल है। और इस क्रूड ऑयल को हम क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करने से हमारे पास डिफरेंट जो है पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस जो है वो हासिल होती है, और ये फ्रैक्शंस हमने यहाँ पे लिखी हैं, इसे मैं डिटेल में बता देती हूँ। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी जो है ये कहाँ कहाँ पे काम कर रही है। नंबर 1 ऑयल रिफाइनरी जो है ये हमारे पास, इसे कहते हैं अटक ऑयल रिफाइनरी। अटक ऑयल रिफाइनरी जो है ये रावलपिंडी के पास प्रेजेंट है, और ये मोरगा के इलाके में प्रेजेंट है। यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे कितनी कैपेसिटी है, इसकी रिफाइन करने की कैपेसिटी कितनी है, तो ये तकरीबन 1.25 मिलियन जो है मिलियन टन्स जो है ऑयल को रिफाइन करने की कैपेसिटी रखती है। और देन हम दूसरी इसकी रिफाइनरी की बात करते हैं कि हमारे पास सेकंड जो रिफाइनरी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। हमारे पास ट्रू रिफाइनरी जो है वो कराची में प्रेजेंट है। कराची में है ट्रू रिफाइनरीज, और इन रिफाइनरीज की कैपेसिटी तकरीबन कितनी है? ये तकरीबन इसकी कैपेसिटी है 2.13 मिलियन टन्स जो है वो ऑयल को रिफाइन करने की कैपेसिटी जो है वो रखती है। और इसके अलावा जो थर्ड वाली जो है, या हम फोर्थ कह सकते हैं क्योंकि टू कराची में भी है, तो इसे कहा जाता है ये पाक अरब रिफाइनरी है। और पाक अरब रिफाइनरी जो है ये महमूद कोट में प्रेजेंट है, जो कि मुल्तान के पास है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी है ताकि ये ऑयल को रिफाइन कर सके। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से हम क्या क्या चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जो है वो डेफिनेशन बता देती हूँ कि सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स of the liquid mixture on the basis of their boiling point is called fractional distillation। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे ये क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट को डिफरेंट फ्रैक्शंस को हम लोग इनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर सेपरेट करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम कहलाती है। और इसमें तकरीबन हम हीट कितनी यूज़ करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में तकरीबन 400 डिग्री जो है वो हीट यूज़ की जाती है। इसके नतीजे में हमारे पास ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। सबसे लो जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कौन सी होती है? ये हमारे पास नेचुरल गैस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 20 से ऊपर है। और इसमें कौन कौन से हमारे पास कंपाउंड्स आ जाते हैं? ये ब्यूटेन से जो है, मीथेन से ब्यूटेन तक के जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो किस में आ जाते हैं? नेचुरल गैस में आ जाते हैं। और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है? ये हमारे पास एज अ फ्यूल और इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। सेकंड जो हमारे पास चीज़ बनती है जिसका जो है बॉइलिंग पॉइंट वो इससे ज़्यादा है, इसे क्या कहते हैं? इसे पेट्रोलियम ईथर कहते हैं। और ये भी हमारे पास एक वोलाटाइल कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 200 to 60 डिग्री होता है। और इसमें हमारे पास पेंटेन से और हेक्सेन शामिल होते हैं, और ये हमारे पास एज अ सॉल्वेंट काम करते हैं। सॉल्वेंट कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? डिफरेंट चीज़ों में हम इसे जो है वो केमिकल रिएक्शन किसी भी चीज़ में परफॉर्म करने के लिए हम सॉल्वेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लिग्निन और नेफ्था है। लिग्निन और नेफ्था का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनसे ज़्यादा है, मतलब कि 60 से 100 डिग्री है। और इसमें हमारे पास हेक्सेन और हेप्टेन प्रेजेंट होते हैं। ये एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ होते हैं डिफरेंट केमिकल्स की प्रोडक्शन के लिए। देन गैसोलीन हमारे पास आ जाती है। गैसोलीन का बॉइलिंग पॉइंट 40 to 220 डिग्री होता है।
और इसमें तकरीबन 4 कार्बन से लेकर 13 कार्बन तक प्रेजेंट होते हैं और ये मोटर फ्यूल में एज अ पेट्रोल यूज़ करती है ताकि हम जो गाड़ियाँ वगैरह हैं उन्हें चला सकें। केरोसिन ऑयल है हमारे पास। केरोसिन ऑयल को हम मट्टी का तेल भी कहते हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट 175 से 325 होता है और इसमें जो है वो 8 कार्बन से 14 तक होते हैं और इसे एज अ हीटिंग फ्यूल यूज़ होता है और इसे हीट करने के लिए। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है गैस ऑयल। देन गैस ऑयल का हमारे पास जो टेम्परेचर होता है लेस देन 275 होता है। इसमें 12 कार्बन से 18 कार्बन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसे हम डीजल के तौर पर और हीटिंग फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। देन लुब्रिकेटिंग ऑयल और ग्रीसेस हैं, ये हमारे पास विस्कस लिक्विड होता है, वो लिक्विड जिसमें हमारे पास विस्कोसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये थिक लिक्विड होता है और इसमें 18 कार्बन से बिलो वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं थोड़े से वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें हम जो है वो इसे किसके तौर पर यूज़ करते हैं, सॉरी इसमें जो है इससे ज़्यादा वाले होते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, लुब्रिकेशन के तौर पर यूज़ करता है। लुब्रिकेशन का क्या काम है, मतलब कि डिफरेंट चीज़ों के या मशीनरी के पुर्ज़ों को अगर हम लोगों ने फ्रिक्शन से बचाना हो तो उनके दरमियान हम ये जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल या ग्रीसेस लगा देते हैं और उनकी फ्रिक्शन क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है और ज़्यादा देर तक चलती हैं। इसके अलावा पैराफिन जो है, पैराफिन एक हमारे पास सॉलिड होता है या हम इसे कहते हैं, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है और इसका जो है 50 to 60 डिग्री जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसमें कार्बन्स कहाँ तक होते हैं, 23 कार्बन से लेकर 29 तक होते हैं और ये हमारे पास डिफरेंट वैक्स प्रोडक्ट्स में जो है वो यूज़ होता है, कैंडल में भी यूज़ होता होगा। इसके लिए अलावा हमारे पास जो है एस्फाल्ट और पेट्रोलियम केक आ जाता है और ये कहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है और ये एज अ रेजिड्यू यूज़ होता है। रेजिड्यू का मतलब क्या होता है, बच जाने वाला, मतलब कि अगर हम लोगों ने इन्हें फ़िल्टर किया है, फ़िल्टर करने के नतीजे में हमारे पास जो नीचे चीज़ बच गई है जो कि यूज़ नहीं हो रही, इसे कहेंगे रेजिड्यू। और ये कहाँ पे यूज़ होगा, ये रूफिंग में यूज़ होता है, छतों वगैरह पे डालने के लिए, पेविंग में यूज़ होता है, फ्यूल के तौर पर यूज़ होता है। इसके अलावा ये एज अ रेड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। तो यहाँ तक हमारे पास सोर्सेज जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंप्लीट हुए। हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ेंगे। थैंक यू।